हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा आ गए हम फिर से नया कुछ लेकर। आज का नया शुरू करने से पहले हम आपको ये बता दें, जैसा कि आप पीछे देख ही रहे हैं कि ये है मैग्नेट ब्रेन्स टेस्ट पेपर सीरीज। ये आपको टोटल 100% फ्री दिया जा रहा है। तो अब आप ये सोच रहे हो कि ये टेस्ट पेपर आपको 100% फ्री मिल रहे हैं, चलो फटाफट देख लेते हैं। बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई है। हमारे चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स पे आपको 100% सब कुछ फ्री मिलता है। ये नहीं कि सिर्फ ये टेस्ट पेपर आपको फ्री मिल रहे हैं। यहाँ पे आपको कोई भी चैप्टर देखना है, कोई टॉपिक देखना है, कोई भी चीज देखनी है, किसी भी क्लास की देखनी है, यानी कि क्लास किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक, हिंदी बोर्ड, आपका स्टेट बोर्ड, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ओलंपियाड, एनटीएससी, सभी कुछ 100% फ्री मिलता है। इसके लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना पड़ता। हम कभी ऐसा नहीं करते कि हमने 2 वीडियोस आपको दिखाए, उसमें आपने 2 टॉपिक समझ लिए, अब आगे का जब आपको टॉपिक समझना है तो आपसे बोले कि आपको कुछ पे करना पड़ेगा तब आप देख पाओगे। ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी वीडियो कितनी भी बार जब चाहें देख सकते हैं, 100% फ्री है। अब आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारा टेस्ट पेपर सीरीज है फॉर क्लास 4 to 12 ऑल सब्जेक्ट। तो ये आपको 100% फ्री दिया जा रहा है। क्लास 4 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट के ये आपके पर चैप्टर जो है आपका ये टेस्ट पेपर सीरीज इशू किया जा रहा है आपको। तो ये हम क्यों कर रहे हैं? देखिए, आपके बहुत सारे टेस्ट एग्जाम्स होते रहते हैं, तो उस बीच आप रिवीजन भी करते रहते हैं। तो अब आपको एक पल को ये डाउट लगता है, पता नहीं मेरा रिवीजन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, क्या है, मुझे समझ में आया कि नहीं आया। तो बस ये सीरीज ये आपको चेक करने के लिए। अब आप कैसे चेक करोगे? इसमें तो हम आपके लिए आंसर्स भी लेकर आ रहे हैं। नहीं, आपको ये टेस्ट पेपर 2 दिन पहले इसका पीडीएफ इशू करा दिया जाता है। आप इसको हमारे कम्युनिटी पोस्ट पे लिंक डाउनलोड कर सकते हैं। आप पूरे टेस्ट पेपर को, सीरीज को, जितना भी आपके टेस्ट पेपर मिलते जा रहे हैं हर सब्जेक्ट के, आपको 2 दिन पहले, जिस दिन भी सोल्यूशन आएगा उससे 2 दिन पहले आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ को आप सॉल्व करके रखिए। 2 दिन बाद इसका सोल्यूशन लेकर हम आपके पास आ जाएंगे, जैसे आज हम आए हैं सोल्यूशन लेके। तो कौन सा है ये अभी हम बताते हैं। तो आपने अभी तक इसको सॉल्व कर लिया होगा क्योंकि आपको 2 दिन पहले ये मिल चुका है। तो अब ये कौन सा है, क्या है, ये अब हम देखते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 9th हिंदी कोर्स बी। ध्यान रखिए, कोर्स बी स्पर्श भाग 1। ये पुस्तक हमारी 2 खंडों में विभाजित है, गद्य खंड और काव्य खंड। आज जो हमारा चैप्टर है ये है काव्य खंड से, अध्याय है 13 नए इलाके में, और दूसरी कविता है खुशबू रचते हैं हाथ। तो अरुण कमल जी की ये 2 कविताएं हमारे सामने हैं, दोनों बिल्कुल भिन्न हैं। तो जो पहली कविता है वो है नए इलाके में। नए इलाके मतलब आजकल कंस्ट्रक्शन इतनी तेजी से बढ़ता है कि मतलब आज हम सुबह कहीं अपने घर से निकलें और शाम तक पहुंचे तो रास्ते में कई चीजें बदल चुकी होती हैं। तो इसी बदलते हुए रास्तों के लिए इन्होंने बोला कि कितनी जल्दी जल्दी जो है ये कंस्ट्रक्शन होता है और वो अपने घर का रास्ता तक भूल जाते हैं। ये सब उन्होंने अपनी कविता में बताया था। दूसरी कविता है खुशबू रचते हैं हाथ। खुशबू रचने मतलब हमारे सभी के घरों में धूप बत्ती, अगरबत्ती जलती है, कितनी खुशबू पहुंचाती है। और इनको बनाने वाले जो हाथ होते हैं, बहुत तरीके के हाथ होते हैं, बूढ़े, झुर्रियों वाले, कटे फिटे, और ये सब कहाँ पर होते हैं? दुनिया की सबसे गंदी जगहों, गंदी बस्तियों में, जहाँ कूड़े के ढेर, गंदे नाले, इतनी ऐसी बदबू आती है कि आप नाक पे हाथ रखे बगैर वहाँ से गुजर नहीं सकते। और इतने ही गंदे सब इलाकों में जो है सबसे खुशबूदार चीज़ें तैयार होती हैं। ये 2 कविताएं हमने पढ़ ली थी, समझ ली थी। इससे पहले हम इस चैप्टर के जो है आपको क्या पूरी व्याख्या, लाइन वाइज लाइन पूरी हमने अर्थ समझाए थे, व्याख्या बताई थी आपको, सार समझाया है, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी कराए हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी कराए हैं। तो मतलब एक तरीके से एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन, आपका एनसीईआरटी सॉल्यूशन, 1 शॉट रिवीजन, सभी कुछ इसमें कंप्लीट हो चुका है। तो आप समझ चुके होंगे कि अब तक ये पार्ट क्या था। तो इसी पे हमने आपको टेस्ट पेपर दिया था, आप सभी ने सॉल्व कर लिया होगा। तो आज उसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में जो आ रहा है उसमें हमने आपको जो टेस्ट पेपर दिया था उनमें दोनों ही तरह के प्रश्न थे, आपके बहुविकल्पीय और वर्णनात्मक, यानी कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों ही तरह के प्रश्न दिए गए, क्योंकि आजकल टेस्ट में हम लोग से दोनों ही तरह के पूछे जाते हैं।
तो इसीलिए हमने दोनों का ही मिक्स करके आपके लिए एक पेपर बना के दिया था। तो शुरू करते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। प्रश्न संख्या 1 है, समाज को सुंदर बनाने वाले लोग अक्सर कैसी जगहों में रहते हैं? इस समाज को जो सुंदर बनाते हैं, आप जैसे ले लीजिए राजमिस्त्री यानी कि मेसन जो होता है, वो कैसी जगहों पे रहता है? क्या है? अच्छी जगहों में, आलीशान बंगलों में, गंदी जगहों में या शहर के बीच में। तो खुशबू अच्छे सुंदर बनाने वाले लोग जो हैं हमेशा गंदी जगहों पे रहते हैं। उनके छोटे छोटे घर होते हैं, बस्तियों में रहते हैं। आपने बहुत जगह ऐसे देखा भी होगा, आप कभी निकलोगे तो अपने कहीं ऐसी जगह कहीं थोड़ा हो तो लोग वहाँ पे झोपड़पट्टी बना के रहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे घरों का निर्माण करते हैं, वो ऐसी जगहों पर रहते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, कवि खोज रहा है। अब ये हमारी दूसरी कविता थी, नए इलाके में, वहाँ से है। क्या खोज रहा है? अपने घर की पहचान, एक मंजिला घर, जमीन का खाली टुकड़ा, नए नए मकान। तो ये सभी जो है कविता के ही शब्द लिए गए हैं। तो वैसे कवि खोज क्या रहे हैं? जमीन का खाली टुकड़ा, जहां से उनको दाएं मुड़ना था। ठीक है ना, वो खाली जिस पे कंस्ट्रक्शन हो गया, जिसकी वजह से उन्हें वो खाली टुकड़ा नहीं मिल रहा है और वो अपने घर नहीं पहुंच पा रहे हैं। प्रश्न 3, रोज रोज नए बनते मकानों के कारण क्या होता है? बहुत सारे कंस्ट्रक्शन होते हैं, रोज नए मकान बनते हैं, तो इसके कारण होता क्या है? शोर शराबा होता है, भीड़ होती है, त्योहार होते हैं, कोई भी व्यक्ति रास्ता भूल सकता है। अब मान लीजिए हमको एड्रेस नहीं पता है, ठीक है, हमें कहीं जाना है, या बहुत साल पहले हम गए थे, हमको एड्रेस अभी भी नहीं पता है। हम अगर उसी जगह आज दोबारा पहुँचे तो वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी होंगी। यानी कि हम जिस रास्ते को होते हैं ना माइलस्टोन समझ के हम जहाँ पर चीज़ें जाते हैं कि हाँ यहाँ की ये पहचान है, ये पेड़ है, यहाँ पे ये ऐसा बंगला था, लाल रंग का बंगला था, फिर यहाँ से हम दाएं मुड़ेंगे, बाएं मुड़ेंगे। अब अगर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वहाँ का तो सब कुछ बदल जाएगा, तो हम पहचान ही नहीं पाएंगे। तो रोज़ रोज़ नए बनते मकानों के कारण क्या होगा? कोई भी व्यक्ति रास्ता भूल सकता है, क्योंकि हम विज़न पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं और इसी विज़न के चक्कर में हम अक्सर मात खा जाते हैं और रास्तों को भूल भी जाते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, खुशबू रचते हाथ कविता में कैसे कैसे हाथों का उल्लेख किया गया? उसमें बहुत तरह के हाथों का उल्लेख किया गया था। कटे फटे आके, उभरी नसों वाले हाथ, बूढ़ी झुर्रियों वाले हाथ। तो क्या था वहां पर? उभरी नसों वाले हाथों का, जख्मों से फटे हाथों का, जूही की डाल से खुशबूदार हाथों का, उपयुक्त उपर्युक्त सभी। तो सही ऑप्शन क्या है? उपर्युक्त सभी तरह के हाथों का उल्लेख कविता में किया गया था। कोमल हाथ भी थे, खुशबूदार हाथ भी थे, उभरी नसों वाले थे, कटे फटे थे, झुर्रियों वाले थे, बहुत तरीके के हाथों का यहाँ उल्लेख हुआ है। प्रश्न संख्या 5, कवि को किस पर भरोसा नहीं है? किस चीज पे वो भरोसा नहीं करते? झूठ बोलने वालों पर, अपनी स्मृतियों पर, संसार पर या जीवन पे? तो सही ऑप्शन क्या है कि वो अपनी स्मृतियों यानी अपनी यादों पर। अब ये बोलेंगे याद पे क्यों नहीं भरोसा करें? भाई हम अब भी सुबह लेखक निकले अपने घर से, कवि अपने घर से निकले तो उनका अलग था कि यहाँ खाली प्लॉट है, यहाँ पेड़ था, यहाँ टूटा हुआ कुआं था, जो कुछ भी था सारे उससे उनको पहचान। अब शाम को जब वहाँ पहुँचे तो वो जो ज़मीन का खाली टुकड़ा था उस पर जगह बन गई, जो पेड़ था वो कट गया। तो ये सारी जो स्मृतियां जो बसाकर वो अपने तक घर से निकले थे, लौटते समय वो सारी चीज़ें तो गायब हैं। तो इसीलिए वो अपनी स्मृतियों पर भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत तेजी से, रफ्तार से सारी चीज़ें बदल रही हैं। प्रश्न संख्या 6, अपना रास्ता ढूंढने के लिए कवि किसका सहारा लेता है? अगर कवि को अपना रास्ता ढूंढना है तो वो किस चीज़ के लिए सहारा ले रहे हैं? पीपल के पेड़ का, पुराने गिरे हुए मकान का, जमीन के खाली टुकड़े का या उपर्युक्त सभी? तो सही ऑप्शन क्या है? उन्होंने ये सभी जगहें बताई हैं कि जो सुबह निकले थे वो सारी चीज़ें थी और लौटते समय वो सारी चीज़ें कहीं गायब हो गई। तो इन सभी चीज़ों का अपने घर को ढूंढने के लिए सहारा ले रहे हैं। मतलब पीपल का एक पेड़, पुराने गिरे हुए मकान का, ज़मीन के खाली टुकड़े का। तो ये सब चीज़ें कि हाँ भाई ज़मीन के खाली टुकड़े से हमें आगे बढ़ना था, पीपल के पेड़ से दाएं लेना था, एक गिरा हुआ मकान था उसके आगे चलते तो 2 मंजिला मकान हमारा था। तो ये सारी चीज़ें वो ढूंढ रहे थे। प्रश्न संख्या 7 है, पुराने निशान धोखा क्यों दे देते हैं? यानी कि जो निशान होते हैं, जैसे अभी जो निशानों की बात हुई, खाली प्लॉट जो था, वो गिरा हुआ मकान, पीपल का पेड़, तो ये सारी चीज़ें पुरानी क्यों धोखा दे जाती हैं? लोग उन निशानों को मिटा देते हैं इसलिए वो धोखा दे देती हैं। लोग उस जगह पर नए मकान बना लेते हैं।
लेखक को याद ही नहीं रहता है, इसलिए उनको ये बेकारी चीज़ें हैं याद रखना, इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है कि लोग उस जगहों पर मकान बना लेते हैं, मतलब पुराना जो टूटा हुआ घर था उसकी जगह नया मकान बन गया, जो खाली प्लॉट था वहाँ मकान बन गया, वहाँ जो पीपल का पेड़ था वहाँ, तो मतलब ये एक तरीके से जो उनकी पुरानी यादें थी उन पर हर एक जगह कुछ ना कुछ नया बन गया, नया मकान बन गया, कंस्ट्रक्शन होता गया, तो वहाँ का जो सारी यादें थी वो कहीं ना कहीं झूठी पड़ जाती है। इसीलिए वो कहते हैं कि मैं पुराने निशानों पर जो है वो हमेशा धोखा दे जाते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, तेजी से बदलते समय को कविता की किस पंक्ति में बताया गया है? यानी कि ये समय बहुत तेजी से बदल रहा है, ये बात कविता की किस पंक्ति में, आपको पंक्ति पहचाननी है, पूरी कविता आपको पढ़नी पड़ेगी उसके लिए, तो वो कहाँ पर है? बसते इलाके खोजता हूँ ढहा हुआ घर, जैसे वसंत का गया पतझड़ को लौटा हूँ, समय बहुत कम है तुम्हारे पास। तो अब वो क्या ढूंढ रहे हैं? तेजी से बदलते समय को, बहुत तेजी से जो समय बदलता है उसके लिए, तो उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है जैसे वसंत को गया और पतझड़ को लौटा, मतलब पूरे एक साल बाद। देखिए पतझड़ के बाद तुरंत वसंत आ रहा है, अब अगर वसंत को वो जाएंगे और पतझड़ को लौटेंगे, मतलब सर्कल करके पूरे एक साल बाद, तो मतलब वो सुबह निकले थे और शाम को वो अपने घर पहुंच रहे हैं। और उन्होंने इस चीज को कैसे व्यक्त किया है कि बसंत को गया पतझड़ को लौटा, लगभग एक साल बाद। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि कितनी जल्दी समय बीतता है, कि सुबह से लेकर शाम तक का समय बहुत तेजी से व्यतीत हो जाता है। प्रश्न संख्या 9 है, एक ही दिन में सब कुछ इतना कैसे बदल जाता है? एक ही दिन में बदला था ना, वो सुबह गए थे, शाम को अपना घर ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रहा था, तो एक ही दिन में सब कुछ कैसे बदला है? शोर शराबे के कारण, हर दिन नए मकानों के निर्माण के कारण, पेड़ों के काटने के कारण, या इनमें से नहीं? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा खा, हर दिन नए मकानों के निर्माण के कारण। बहुत ही तेजी से नए नए मकान बन रहे हैं, इस वजह से क्या होता है कि सब कुछ बहुत तेजी से बदलता है। प्रश्न संख्या 10, नए इलाके में जाने पर कवि क्या भूल जाता है? अब वो जब नए इलाके कविता के माध्यम से जा रहे हैं तो उन्होंने उस कविता में भूले क्या चीज है? वो सामान, रास्ता, पढ़ना या फोन करना। तो जैसे पता है कि नए इलाके में वो क्या भूले थे? वो भूल गए थे अपना रास्ता, उन्हें नहीं पता था कि किस रास्ते पे उन्हें आगे बढ़ना है, क्या है। प्रश्न संख्या 11 है, दरवाजा खटखटाने से लेखक किस उपाय की बात कर रहा है? दरवाजा खटखटाना, तो यहाँ पर अब उन्हें रास्ता नहीं पता, वो भूल गए। अब उन्होंने बोला कि मैं हर एक दरवाजा खटखटाऊं तब मालूम पड़े कहाँ पर हूँ, तो वो दरवाजा खटखटाने से वो किस उपाय के बारे में बात करें? क्या होगा दरवाजे खटखटाने से? अपनों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो मदद के लिए बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, या तंग करने की कोशिश कर रहे हैं? तो सही ऑप्शन है कि वो अपनों को ढूंढ रहे हैं, कि जैसे मैं दरवाजा खटखटाऊंगा तो अंदर से कोई बाहर आएगा, जब बाहर आएगा तो मैं देख लूंगा कि वो मेरा अपना है तो मैं चला जाऊंगा, अगर मेरा नहीं होगा तो मैं दूसरा दरवाजा खटखटाऊंगा। तो यहाँ पर दरवाजा खटखटाना किस चीज का उपाय है? वो अपनों को ढूंढ रहे हैं। प्रश्न संख्या 12 है, कवि को अंत में क्या उम्मीद है? आखिर कविता के आखिर में वो किस चीज की उम्मीद रखते हैं? शोर शराबा कम हो जाएगा इस चीज का, मकानों का निर्माण कम होने का वो जो है सोच रहे हैं, अपना घर मिल जाने की उम्मीद है उनको कि मिल जाएगी, किसी परिचित के आने की। तो अंत में क्या बोलते हैं कि वो, उन्होंने आखिरी पंक्तियों में बोला है कि उन्हें इस चीज की उम्मीद है कि किसी परिचित के आ जाने से, यानी कि कोई, हम दरवाजा खटखटा रहे हैं, कोई परिचित आ जाएगा, तो परिचित के आने से क्या होगा कि मुझे मालूम पड़ जाएगा कि ये मेरा घर है या नहीं है। प्रश्न संख्या 13 है, खुशबू रचते हाथ कविता में कवि कौन है? अब ये जो कविता हम पढ़ रहे हैं इसके कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सियाराम शरण गुप्त, या अरुण कमल? तो सही ऑप्शन है कि इसके कवि हैं अरुण कमल जी। तो ध्यान कौन है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, इसके कवि कौन है? अरुण कमल जी। प्रश्न संख्या 14, कवि के पास समय कम है क्योंकि? उनके पास क्यों समय कम है? आसमान टूटने वाला है, ऊपर से कोई पत्थर फेंक रहा है, राक्षसों का हमला हुआ है, या घंघोर घटाएं घिर रही हैं, उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा अपने घर का और उन्हें जल्दी है कि वो जल्दी से घर पहुंच जाए। तो क्यों उनको इतनी जल्दी है, क्यों उनके पास समय कम है? तो सही ऑप्शन है कि घंघोर घटाएं, यानी कि बहुत तेज बारिश होने वाली है, इसीलिए उनके पास समय कम है, जल्दी से उनका घर उनको मिल जाए ताकि वो घर पहुंच जाए और भीगने से बच जाए।
प्रश्न संख्या 15, वसंत का गया पतझड़ और बैसाख का गया भादों में लौटा से क्या अभिप्राय है। यानी बसंत का गया पतझड़ में लौटा और बैसाख का गया भादों में। तो यहाँ पे ड्यूरेशन एक एक ऋतुओं का बहुत ही ड्यूरेशन दिखाया जा रहा है, सॉरी महीनों का ड्यूरेशन दिखाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? महीनों बाद लौटने से, महीनों के बीतने से, नया महीना आने से, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हमारा क्या है? महीनों बाद लौटने से। अब यहाँ पर देखिए, वसंत का गया पतझड़, ये तो ऋतु का मतलब है, ये दो ऋतु हो जाएंगी, बसंत और पतझड़। ऑटम आपका क्या कहते हैं, स्प्रिंग एंड ऑटम सीजन। फिर इधर है बैसाख और भादो, ये हमारा क्या है? ये हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से मंथ के नेम है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि बहुत महीनों बाद लौटे हैं। तो यहाँ हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न समाप्त हुए और हमारे शुरू क्या हो रहे हैं अब? वर्णनात्मक प्रश्न। यहाँ पे आपको आंसरों को डिटेल में देना होगा, जितने भी उत्तर आएंगे सभी को आपको डिटेलिंग में लिखना है। तो आपके वस्तुपरक प्रश्न का प्रश्न संख्या 1 है, लेकिन हमारे प्रश्न पत्र का 16वां प्रश्न है। क्या पूछ रहा है? कवि को अपनी स्मृति के निशान कैसे धोखा दे जाते हैं, अथवा कवि को स्मृतियों पर भरोसा क्यों नहीं रहा। अब उनकी यादों में जो चीज़ें बनी हुई थी वो सभी जो हैं निशान कहीं चले गए, इसीलिए उनकी स्मृतियां उनको धोखा दे रही हैं। यानी कि उनकी याद में अपने घर पहुंचने के जो जो चिन्ह थे वो कहीं ना कहीं सब मिट गए हैं, ये सारे निशान नहीं रहे। इसलिए जो उनकी स्मृति में चीज़ बनी थी, उनकी स्मृति के हिसाब से जो उनका रास्ता था, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि मैं किधर जाऊँ, क्या करूँ। तो इसीलिए उनकी स्मृति भी धोखा दे गई है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नया नया कंस्ट्रक्शन हो गया है। कवि को अपनी स्मृतियों पर भरोसा नहीं रहा, क्योंकि रोज रोज नए बसते इलाके में रोजाना बनते मकानों के कारण पुरानी निशानियां समाप्त होती जा रही हैं। इस तरह कवि को अपनी स्मृति के निशान धोखा दे रहे हैं। कहने का मतलब है नए नए मकान बन रहे हैं तो उनकी याद में जो उनका रास्ता था वो कहीं गुम हो गया, तो उनकी याद जो है अब उनको साथ नहीं दे रही है। प्रश्न संख्या 17 है, नए इलाके में कविता में अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कवि कौन कौन सी निशानियां ढूंढता है। जो ये कविता थी इसमें वो क्या क्या निशानियां ढूंढ रहे थे? पुराना पीपल का पेड़, ढहा हुआ मकान, खाली पड़ा प्लॉट, मतलब खाली पड़ी जमीन, ये सभी निशानियों को वो ढूंढते हुए अपने घर पहुंचना चाह रहे थे। तो क्या था? प्रस्तुत कविता में कवि अपने गंतव्य यानी मंजिल तक पहुंचने के लिए पीपल का पेड़, खंडहर बना मकान, जमीन का खाली टुकड़ा, दो मकानों के बीच रंगहीन लोहे के फाटक वाला एक मंजिला मकान इत्यादि निशानियों को ढूंढ रहा है। तो कविता में जो जो निशानियां दी हैं आप उनको सभी को यहाँ मेंशन करेंगे, जिन निशानियों के जरिए वो अपने रास्तों के डायरेक्शन ले रहे थे। प्रश्न संख्या 18, पीपल के पत्ते जैसे नए नए हाथ से कवि का क्या तात्पर्य है। अब जो खुशबू रचते हाथ है उसमें बताया है पीपल के पत्ते जैसे नए नए हाथ। जब पीपल का पत्ता जब नया खिलता है तो वो हल्का रेडिश होता है और बहुत सॉफ्ट होता है। तो इनसे क्या कहना चाह रहे हैं कि वो क्या कहते हैं, बहुत ही छोटे बच्चों के हाथ हो सकते हैं, क्योंकि उनके हाथों में लालिमा होती है, बहुत सॉफ्ट होते हैं। आप छोटे बच्चों के हाथ तो आप लोगों ने देखे होंगे, तो उस तरीके से। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ कवि का तात्पर्य उन भोले भाले मासूम बाल श्रमिकों से है जो अगरबत्तियां बनाने वाले उद्योग के कार्य करते हैं। कवि उन छोटे छोटे बालक बालिकाओं के हाथों को पीपल के पत्ते के समान कोमल बताता है जो हमें खुशबू प्रदान करने के लिए दिन रात काम में जुटे रहते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे अगर काम कर रहे हैं तो वो बाल मजदूरी ही तो हुई ना, तो वो बाल श्रमिक हैं, बाल क्योंकि छोटे बच्चे हैं। और पीपल एकदम मुलायम हाथ हैं, हल्के रेडिश हैं। पीपल का पत्ता जब नया नया उगता है तो वो भी रेडिश ही होता है। प्रश्न संख्या 19, दुनिया की सारी गंदगी के बीच दुनिया की सारी खुशबू, इन पंक्तियों के मर्म को समझाइए। हमने इस वीडियो के स्टार्ट में इसका मर्म आपको समझाया था कि ये जो सारी खुशबू हर जगह हम सभी के घरों में फैलती है, ये बनती कहाँ है? दुनिया की सबसे गंदी बस्तियों में, जहाँ नाले गंदे गंदे बह रहे हैं, कूड़े के ढेर हैं, बहुत ज़्यादा बदबू फैली होती है। तो यहाँ का मर्म यही है कि इन जगहों पर ये सब अगरबत्तियाँ बनती हैं। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित, विषम और दयनीय परिस्थितियों में रहने वाले लोग के द्वारा दुनिया में उपयोग होने वाली पवित्र एवं सुगंधित वस्तुओं का निर्माण होता है।
गंदे जैसी जगहों पर सबसे पवित्र चीज़ और खुशबूदार चीज़ का निर्माण होता है। कवि के अनुसार समाज की यह एक उल्लेखनीय विडंबना है, मतलब ऐसी विडंबना कि हम जिस चीज़ को भगवान के सामने, ईश्वर के सामने जलाते हैं, वो पवित्र चीज़ बन कहाँ रही है? सबसे गंदी जगहों पे, और हम जबकि ईश्वर के स्थान को सबसे स्वच्छ रखना चाहते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, ढा हुआ घर क्यों धोखा दे जाता है? यानी गिरा हुआ घर जो है वो क्यों धोखा दे गया? क्योंकि मलबा साफ करके वहां पे तो नया घर बन गया, इसलिए वो गिरा हुआ वो घर अब है ही नहीं और उस जगह नव निर्माण हो चुका है। तो देखिए क्या है, कविता के अनुसार ढा हुआ घर फिर से एक नए स्वरूप एवं विशाल आकार में निर्मित हो जाता है, इसीलिए वो धोखा दे जाता है। कवि कहता है, आज नए नए इलाकों में बड़ी बड़ी इमारतों और भवनों का निर्माण इतनी तीव्र गति से हो रहा है कि वहां पुरानी निशानियों के आधार पर कुछ भी ढूंढना व्यर्थ है। दिन प्रतिदिन तीव्र गति से निर्माण होने के कारण पुरानी निशानियां मिट गई हैं, इसीलिए उसने आने जाने के रास्ते और अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि जो गिरा हुआ घर था वहां पे कंस्ट्रक्शन बहुत तेजी से हो गया। वह पीपल का पुराना पेड़ खोजता है या कोई टूटा हुआ घर ढूंढता है या जमीन का कोई खाली टुकड़ा ढूंढता है जहां से उसे बाएं हाथ की तरफ मुड़ना था, परंतु कुछ समय बाद ही ना तो पीपल का पेड़ रहा और ना ही जमीन का खाली टुकड़ा, क्योंकि वहां नई इमारतों का निर्माण हो गया। अतः उसकी सारी पुरानी निशानियां गायब हो गई हैं। प्रस्तुत कविता में यह बताया गया है कि ढहा हुआ घर जो कवि का एक प्रमुख निशानी के रूप में था के स्थान पर नया निर्माण हो गया है और इस प्रकार ढहा हुआ घर भी धोखा दे जाता है। तो क्यों धो गया? क्योंकि वो जो गिरा हुआ ढहा हुआ घर था उस जगह तो नया निर्माण हो गया और अब उन्होंने जो वो ढूंढ रहे हैं ढहा हुआ घर था, वहां तो नया घर बन गया, तो उनको अपनी निशानी नहीं मिल रही, तो कैसे वो अपने घर पहुंचे? तो वो उनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल हो रही है। तो ढहा हुआ घर इस तरीके से धोखा दे जाता है। तो यहाँ प्रश्न संख्या 20 के साथ हमारा ये टेस्ट पेपर समाप्त हुआ। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रश्न कैसे करने हैं। इतने सारे चैप्टर्स में ऑलरेडी टेस्ट पेपर करा चुकी हूँ, तो आपको अभी तक ये सब चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि हमें कैसे कैसे आंसर्स को करना है। बार बार बोल रही हूँ, शब्दों का चयन बहुत ही अच्छे से करिए तो अपने आप ही हो जाएगा। आप धीरे धीरे करोगे, ये एक बैक नहीं आएगा भाई। जो चीज़ें आपको शब्द समझ में आ रहे हैं उनको खोजिए, उनके लिखिए। जैसे ज़रूरत की जगह आवश्यकता, बन गई उसकी जगह निर्माणाधीन, बन रही है निर्माणाधीन, या निर्माण में सक्रिय, कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए। तो ये अपने आप चीज़ें आपके साथ होती जाएंगी और आप आसानी से नए नए शब्दों को सीखते जाएंगे और उन्हें वाक्यों में प्रयोग करना भी सीख जाएंगे। तो हमारा ये जो चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, इसके अलावा हमारा एक और चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। इसमें हिंदी मीडियम के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उन सभी के वीडियोस दिखाए जाते हैं। तो आपके जानने में जितने भी स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, आपके फ्रेंड्स में, आपके आस पड़ोस में, आपके रिलेटिव में, तो उनको ये बताइए कि आपको अगर पढ़ने में कोई भी परेशानी हो रही है तो आप हमारे इस चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे आइए और अपनी परेशानी का निराकरण करिए। हमारे चैनल पे आपको सारा कंटेंट, सिर्फ हमारे ही चैनल यानी मैग्नेट ब्रेन्स पे ही नहीं, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पे भी आपको सारा ही कंटेंट टोटली अरेंज्ड मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि जैसे हम लोग अपनी बुक्स उठाते हैं, उनमें हम देखते हैं कि एक चैप्टर के बाद दूसरा चैप्टर ओपन देखते हैं, तो एक से एक कनेक्टेड टॉपिक से हमें हर एक चीज़ मिल जाती है ईजिली। उसी तरीके से हमारे चैनल पे भी आपको हर एक चीज़ टोटली अरेंज्ड मिलेगी। कहने का मतलब है आपका क्लास वाइज, सब्जेक्ट वाइज, फिर उसके बाद बुक वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, हर एक चीज़ टोटली अरेंज्ड है। आप एक टॉपिक देखेंगे तो दूसरा टॉपिक ढूंढने के लिए आपको इधर से उधर नहीं जाना पड़ेगा। तुरंत उसके बाद प्लेलिस्ट में उससे रिलेटेड टॉपिक नेक्स्ट है, जैसे आपकी बुक में नेक्स्ट टॉपिक वो है, उसी तरीके से हमारा भी वीडियो एक के बाद दूसरा अरेंज्ड है। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमने कि एक टॉपिक पढ़ लिया, दूसरा टॉपिक पढ़ने हम कहाँ पे जाएं। इसीलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं, आपकी परेशानियों को समझते हैं, कहाँ कहाँ आपको परेशानी आती है। तो सभी कुछ इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए हम अपने वीडियोस अपने चैनल पे वर्क करते हैं ताकि आप इजीली हर एक चीज़ कर सकें। तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।